सो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक की, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी के ह्यूमन हेल्थ डिजीज से रिलेटेड है। इनफैक्ट उससे एक स्टेप आगे ही है, दैट इज मलेरिया। सो आज हम मलेरिया, उसके प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के बारे में बात करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे, स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। कुल मिला के मलेरिया के बारे में हम डिटेल में बात आज करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मलेरिया का एक ओवरव्यू देती हूँ सबसे पहले। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज इट इज़ अ वेरी प्रेवलेंट डिजीज। प्रेवलेंट डिजीज की बहुत सारे लोगों को ये अफेक्ट कर रही है, पूरी दुनिया को इनफैक्ट अफेक्ट कर रही है। मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्ट होते हैं, पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल रीजन वाले, ये 0 से 15 डिग्री लैटिट्यूड वाले उस रीजन में, और इवन सब ट्रॉपिकल रीजन में भी, जैसे कि अपना इंडिया है, इवन 30 डिग्री लैटिट्यूड तक यहाँ पर इस तरह की डिजीज पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर इतना प्रोन है कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो। ये जो अर्थ है, इसका ये जो लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर और यहाँ से 30, ये वाला जो एरिया है ऊपर भी और नॉर्थ में भी और साउथ में भी, ये बहुत प्रोन है इस डिजीज के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह का वेदर ही मिलता है कि बहुत रेन होगी, थोड़ी ह्यूमिडिटी होगी और इस एरिया में मच्छर बहुत होते हैं। एज आई सेड, मच्छर बहुत होते हैं, तो इससे ये पता लग ही रहा है इट इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज, यानी मॉस्किटो से स्प्रेड होती है, ट्रांसमिट होती है। और किस पर्टिकुलर मॉस्किटो की वजह से होती है? एनोफिलीज, फीमेल मॉस्किटो। सो फीमेल एनोफिलीज की वजह से ही होती है। पहले तो ये याद रखना है, फीमेल ही क्यों? क्योंकि फीमेल के पास ही बाइटिंग टीथ होते हैं, मेल के पास होते नहीं। तो ये जो फीमेल के बाइटिंग टीथ होते हैं मच्छर के, ये फीमेल के बहुत ज़्यादा होते हैं कि स्ट्रॉन्गर होते हैं, इस वजह से वो बहुत अच्छे से सक कर सकती है। मेल अदरवाइज नहीं करता। तो मलेरिया कौन पोजेस करता है? मलेरिया प्रोटोजोआ, यानी वो पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है, वो कौन पोजेस करता है? फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जो कि एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ बर्डन है। प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है ये, और मलेरिया जो होता है वो मच्छर से कॉज नहीं होता। मच्छर तो उस कॉजिंग एजेंट को कैरी करता है। दैट्स वाई जो हमारा मच्छर होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी एक मिनट, जो मच्छर होता है उसको हम बोलते हैं वेक्टर, और जो पैरासाइट होता है वो तो पैरासाइट होता ही है। पैरासाइट कौन है? हमारा प्लाज्मोडियम। सो जो प्लाज्मोडियम, ये जो इनफैक्ट पता है, पहले लोगों को ये लगता था कि ये जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, ये सब मच्छरों से होता है। बट साइंटिस्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्वेस्टिगेटिंग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया। आई डोंट रिमाइंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बट उन्होंने ये डिस्कवर किया कि नहीं, मच्छर से नहीं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसकी वजह से ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है और ये डिजीज होती है, और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट देखते हैं। इसके जो होस्ट है ना मलेरिया पैरासाइट के, दो हैं, ठीक है। पहला है हमारा वही मॉस्किटो, और दूसरा है ह्यूमन। ये इन दोनों की बॉडी में रहता है और इन दोनों की बॉडी में डेवलप होता है, और सिग्निफिकेंट रोल है दोनों का। सो देखते हैं कि पहले मलेरिया होता कैसे। सबसे पहले मॉस्किटो, जो कि मलेरिया इन्फेक्टेड होता है, यानी मलेरिया इन्फेक्टेड नहीं, मलेरिया कैरिंग प्लाज्मोडियम को कैरी करता है। जब वो किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो उसकी बॉडी में स्पोरोसाइट डालता है। फिर वो उसके बॉडी से लिवर में जाते हैं। लिवर में जहाँ ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स प्योरीफाई हो रहे होते हैं, और वहां से फिर वो सारे ब्लड सेल्स में फैल जाते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं, स्पोरोसाइट। फिर वो स्पोरोसाइट मल्टीप्लाई होते हैं, देन वो गैमीट में कन्वर्ट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल गैमीट में। एंड देन ये मेल एंड फीमेल गैमेट जब कोई नॉन इन्फेक्टेड यानी नॉन कैरिंग मॉस्किटो, जिसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, जो पैरासाइट नहीं कैरी करता, वो जब इसको बाइट करता है उस ह्यूमन को, यानी फीमेल एनोफिलीज ही, तो वो मॉस्किटो के गट में जाती है, देन वो साइकिल वहां कंटिन्यू होती है और फिर ये दूसरे इंसान को काटते हैं, और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। सो अब देखते हैं कि ये साइकिल चलती कैसे। उससे पहले स्टेजेस ऑफ मलेरिया इन्फेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन को मलेरिया वाला कॉजिंग मच्छर ने काटा,
तो क्या होगा? सबसे पहला इंक्यूबेशन पीरियड, मतलब यहाँ पता ही नहीं लगेगा कि मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम बॉडी में आ गया है, क्योंकि वो सेवरल वीक्स तक ऐसे ही रहता है। एक पर्टिकुलर स्टेज है मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम की, जब सिम्टम्स ह्यूमंस में दिखते हैं, अदरवाइज ह्यूमंस के सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे। वो फेज है इरेक्ट्रोसाइटिक फेज। मैं भी ये साइकिल पूरी कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एनसीईआरटी के डायग्राम से, तो डोंट वरी, अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, तो इतना समझो। दूसरा आता है इरेथ्रोसाइट फेज, यानी बेसिकली जब ये रेड ब्लड सेल में आता है। और तीसरा सीवियर कॉम्प्लिकेशन, यानी ऑब्वियसली जब सिम्टम्स आने लगते हैं, उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आगे आने वाले होते हैं, क्योंकि सिम्टम्स तो लेट आते हैं, डैमेज तो बहुत पहले स्टार्ट हो गया होता है ना। तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन अगेन बहुत इमीडिएटली आ जाते हैं, एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, एनीमिया, सिंड्रोम, इवन डेथ तक अकर हो जाती है। अब देखते हैं वो साइकिल, पर्टिकुलरली उस साइकिल का क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मच्छर आता है जो ह्यूमंस को बाइट करता है। ओके, यानी वही मच्छर जो स्पोरोजाइट यानी वो प्लाज्मोडियम कैरी करता है। तो वो किस फेज में करता है? स्पोरोजाइट की फॉर्म में कैरी करता है। वो बाइट करेगा ह्यूमन को, ठीक है, और फिर वो स्पोरोजाइट ह्यूमन के ब्लड में जाएंगे। ब्लड से वो जाते हैं कहाँ? लीवर में, क्योंकि हमारा ब्लड प्योरीफाई कहाँ होता है? लीवर में होता है। टॉक्सिकेंस जो प्योरीफाई होते हैं वो सब लीवर में होते हैं। सो लीवर में वो पैरासाइट पहुंच जाते हैं, और लीवर में पहुंचने का मतलब कि लीवर से फिर वो सारे ब्लड में पहुंच जाएंगे, तो वही होता है, लीवर से वो पहुंचते हैं ब्लड में। अब ब्लड में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये सिंगल सेल से डबल सेल बन जाएगा, वही सेल डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट हो जाएगा एसेक्सुअली, फिर ये दो जो है 2 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 16, ऐसे फर्दर वो कंटिन्यू होते रहते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियाई होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, थोड़ा सा न्यूक्लियाई होता है, ये बीच से डिवाइड होता है, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट होता है, एंड देन फिर वो कंप्लीट 2 सेल बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल में जाता है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर स्पोरोसाइट एसेक्सुअली डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 होते होते पूरा रेड ब्लड सेल इतना भर देते हैं कि एक स्टेज ऐसी आती है कि रेड ब्लड सेल फट जाता है। ये वो स्टेज है, ये पर्टिकुलरली ये वाली वो स्टेज है जहां पे सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं। तो रेड ब्लड जैसे ही फटता है, बॉडी में चिल्स, फीवर, सिम्टम्स सब आने इसी टाइम पे स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा बॉडी एक ऐसा सिम्टम, ऐसा टॉक्सिक रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं हीमोजोइन। ये हीमोजोइन एक ऐसा टॉक्सिक है जो हमारी बॉडी में फीवर, सिम्टम्स की साइकिल स्टार्ट करता है, ठीक है, और इसकी साइकिल स्टार्ट होने की वजह से हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं। अब क्या होता है, ये सारे रेड ब्लड सेल एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे रेड ब्लड सेल में जाता रहता है। फिर ये स्पोरोजाइट मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 गैमेट में, मेल और फीमेल, हमारे ब्लड में, ब्लड सेल में। तो इतना साइकिल ये प्लाज्मोडियम ह्यूमन में करता है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस ह्यूमन में करता है। फिर ये जब मेल और फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, बस यहीं रुकता है। फिर क्या होता है, फिर एक ऐसा नॉर्मल एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम कैरी नहीं कर रहा, ह्यूमन को काटता है, तो उसके ब्लड के साथ ये दोनों गैमेट अपने अंदर ले लेता है, यानी अपने गट में ले लेता है, जहां ये दोनों गैमेट फीमेल और मेल की फर्टिलाइजेशन होती है। कहाँ? मॉस्किटो के गट, यानी उसके पेट में जहां ब्लड स्टोर है, वहां फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये बनते हैं स्पोरोजाइट, और ये स्पोरोजाइट्स जाते कहाँ हैं? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो, यानी मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। फिर ये मॉस्किटो जब किसी ह्यूमन को काटता है, तो फिर ये स्पोरोजाइट ह्यूमन की बॉडी में चले जाते हैं, और इसी तरह ये पूरी साइकिल चलती रहती है। सो ये 2 चीजें याद रखनी है कि सिम्टम्स कब आते हैं? जब रेड ब्लड सेल फटते हैं, और किसकी वजह से सिम्टम आते हैं? हीमोजोइन की वजह से आते हैं। एसेक्सुअली ये ह्यूमंस में कन्वर्ट रिप्रोडक्शन करता है, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कहाँ पर? सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है ये मॉस्किटो, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो मैं एनसीईआरटी को बहुत मानती हूँ, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए अगर आपकी इवन
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एनसीईआरटी होती है, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो बिल्कुल पढ़ो। तो इसमें 2 पॉइंटर्स मैं बताती हूँ, ये मलेरिया के बारे में उस चैप्टर से मैंने लिया है। प्लाज्मोडियम। सो प्लाज्मोडियम क्या होती है कि प्लाज्मोडियम के 3 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। ये डिफरेंटली मलेरिया के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मेलिग्नेंट और सबसे ज़्यादा खतरनाक जो प्लाज्मोडियम होता है, जो खतरनाक मलेरिया कॉज करता है, वो होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम। मोस्ट सीरियस एंड इवन ये फैटल होता है कि ह्यूमन की डेथ भी हो जाएगी, तो ये इतना सीरियस होता है, तो इस टाइप को याद रखना। और दूसरा मैंने जो बताया था, द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज हीमोजोइन। सी वर्ड टू वर्ड याद रखना, बिकॉज कई बार इवन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में भी ऐसा वर्ड उठाकर एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई फीवर रिकरिंग फॉर 3 to 4 days जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो काटती है। मैं आपको बता दूं, मैं मलेरिया जो अभी आपको पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप इवन ग्रेजुएशन में भी मलेरिया पढ़ रहे हैं तो भी मैं बहुत सफिशिएंट मलेरिया पढ़ा रही हूँ, उसके बाहर कुछ है नहीं। इन चीज़ों को याद रखना। सिम्टम्स क्या आते हैं, हीमोजोइन के रिलीज उनसे फीवर होता है, मलेरिया प्रेजेंट होता है तो वो रह के फीवर आता है, हेड एक होता है, बॉडी एक होता है, इंटेंस एक होता है, इवन जॉइंट्स तक में पेन होने लगता है जो इन्फेक्टेड होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग जैसा लगना, नोजिया बोलते हैं, वॉमिटिंग हो ही जाना, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख सब खत्म हो जाती है। इवन देख रहे हो आप बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स में ये इफेक्ट कर रहा है, जो हर जगह से सिम्टम्स आते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑब्वियसली इसका ब्लड टेस्ट होता है, बिकॉज ब्लड में स्पोटोजाइट पाए जाते हैं, तो इजीली समझ में आ जाता है कि मलेरिया हुआ है, आइडेंटिफाई हो जाता है। एंटी मलेरिया मेडिकेशंस दी जाती है, इवन ट्रीटमेंट इन्वॉल्व जो पैरासाइट के डिफरेंट स्टेजेस को, यानी जो स्पोरोजाइट है उस स्टेज पे उसको मार देगी, फिर जब गैमीट बन रहे हैं तो उस स्टेज पे मार देगी, तो अलग अलग स्टेज पे मारेगी ताकि साइकिल आगे बढ़े ही ना। ड्रग रेजिस्टेंस चैलेंज जरूर है कि मलेरिया की जो ड्रग है वो कई बार रिएक्ट कर जाती है लोगों के साथ, इसलिए उसको सर्वेलेंस में रखना, एडमिट करना जरूरी होता है। और दूसरी चीज, आज नाउडेज वैक्सीन ऑफ मलेरिया पे भी बहुत काम हो रहा है। इवन अफ्रीका जैसे नेशन जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है मलेरिया, उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। इवन WHO में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और कई सारी मलेरिया की जो वैक्सीन है उसको अप्रूव भी किया है WHO ने, उसका ट्रायल फेज भी चल रहा है। सो होपफुली वर्ल्ड विल सी अ वेरी प्रोमिनेंट वैक्सीन सून मलेरिया की। ये बहुत अच्छी बात होगी, देखो इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ही इसका अभी तक तो इलाज बेस्ट है, बिकॉज जैसे मैंने बताया मेडिसिन भी उतनी अच्छी नहीं है। बेड नेट्स लगाना, इंडोर में स्प्रे करते रहना मच्छरों से बचने के लिए, ये क्रीम्स वगैरह लगाना लाइक ओडोमॉस। कंक्लूजन एंड टेक अवे यही है कि ग्लोबल कोलैबोरेशन जरूरी है, बिकॉज बहुत अच्छे से ठंडे देश है वहाँ पे मलेरिया नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे मच्छर नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंसर्न नहीं है, अगर कोई मलेरिया पेशेंट है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डेवलप्ड हैं तो थोड़ी हेल्प करें। अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट बेस्ट होता है और यही है कि मलेरिया का इलाज, बिकॉज सी जब स्पोरोजाइट बॉडी में घुसते हैं तो वो बहुत टाइम बाद, जब तक आरबीसी रप्चर नहीं हो जाते, सिम्टम्स नहीं देते, तो उससे पहले जितना जल्दी हो सके आप जैसे ही आपको सिम्टम दिखें, कभी बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, हम लोग उसको नॉर्मल वायरल समझ के छोड़ देते हैं, तब तक हमारे न जाने कितने रेड ब्लड सेल डैमेज हो चुके होते हैं, बॉडी में कितना डैमेज हो चुका होता है। एक तो पहले से डैमेज हो रहा है, उसके बाद सिम्टम आ रहे हैं, फिर भी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो डैमेज कितना होगा। तो अर्ली डिटेक्शन जरूरी है। प्रिवेंटिव मेजर्स यही है कि आप मॉस्किटो से बचें और पैरासाइट की साइकिल को रोक दें। सिंपल वेक्टर कंट्रोल ही इस तरह की डिजीज में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। सो मलेरिया की तरफ से मेरे पास यही मटेरियल था आपके लिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़िए, और कोई भी क्वेश्चन हो जस्ट डू लेट मी। थैंक यू।